हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज हम बात करते हैं प्रतिरक्षा और संघर्ष के बारे में, यानी संघर्ष तथा प्रतिरक्षा जो मनोरचनाएं हैं, यानी कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस मैकेनिज्म। और स्वागत करता हूं मैं मनु कुशवाहा आज के वीडियो में आपका। और इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अक्सर संघर्ष के जो दौर से आजकल का जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, क्योंकि आज का जो हमारा सामाजिक जो सौहार्दताएं हैं या फिर जिस वातावरण में आजकल हम रह रहे हैं या फिर जिस युग में आजकल हम रह रहे हैं, इस समय संघर्ष होना, कॉन्फ्लिक्ट एक सामान्य सी घटना होकर रह गई। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्षरत है। हर एक विद्यार्थी से लेकर एक काम करने वाला व्यक्ति तक, ये सारे लोग संघर्ष में। एक सफल हुआ व्यक्ति भी आज के समय में संघर्ष में ही जीता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये इसी पे आधारित है और कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा चैप्टर है ये हमारे एक ही वीडियो में कवर हो जाए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो और कई सारे वीडियोज खोलने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही वीडियो में करीब करीब आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के अंत में जो चीज़ें आपने इस वीडियो से सीखा है, इस क्लास से सीखा है, इस सेशन से सीखा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए और सबसे पहले हम शुरू करते हैं संघर्ष और इसकी परिभाषा क्या होती है, संघर्ष होता क्या है। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक अलग नज़रिया होता है और उसी नज़रिए के चलते वो अपनी जीवन शैली को जीता है। उसके अंदर कुछ बदलाव लाने होते हैं तो वो बदलाव लेके आता भी है। सभी मनुष्य किसी न किसी प्रकार से संघर्ष का शिकार होते हैं। सच्ची बात तो यह है कि संघर्ष के कारण ही व्यक्तित्व का विकास होता है। इसलिए फ्रायड ने कहा है कि जीवन संघर्षों की श्रृंखला से मिलकर बना है। यदि व्यक्ति संघर्ष में नहीं है तो इसमें ईगो तथा सुपर ईगो का विकास तो हो ही नहीं रहा। न तो उसे वास्तविकता का ज्ञान होगा, न ही नैतिक आदर्शों का। प्रारंभ में बच्चे पूर्णतः अपनी माता के ऊपर आश्रित होते हैं और सदा वे इसी निष्क्रिय अवस्था में रहना चाहते हैं, लेकिन दूध छुड़ाकर या माता से अलग करके उन्हें बाध्य किया जाता है कि वे सक्रिय बने और किसी अन्य चीज़ों पे निर्भर हो। संघर्ष करना सीखें जब भूख लगे तो। इस निराशा से उत्पन्न संघर्ष के कारण अब बच्चे परिवार के अन्य सदस्यों पर आश्रित रहना चाहते हैं, लेकिन वहाँ भी निराशा ही मिलती है, जिसके फलस्वरूप बच्चे अपने परिवार से बाहर अन्य लोगों से संपर्क बढ़ाते हैं और अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करते हैं, और यही उनके व्यक्तित्व के विकास का आधार बनता है। संघर्ष की परिभाषा देते हुए बोरिन, गैंगफील्ड तथा वेल्ड अक्सर क्वेश्चन में पूछ देगा कि बोरिंग के अनुसार संघर्ष की परिभाषा क्या है। तो मेन चीज ये है कि इन चीजों को पकड़ के रखना। तो बोरिंग ने कहा है संघर्ष एक ऐसी अवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक विरोधी प्रेरणाएं उत्पन्न हो जाती है, जिनकी एक साथ तृप्ति संभव नहीं हो। इसी प्रकार जो है मनोविश्लेषकों के अनुसार जब दो इच्छाएं इतनी विरोधी होती हैं कि एक दूसरे की तृप्ति में बाधा उत्पन्न करती हैं, इससे उत्पन्न तनाव की स्थिति को संघर्ष कहा जाता है। तो अगर इन परिभाषाओं का हम विश्लेषण करें तो पाएंगे कुछ टॉपिक्स हैं जो अक्सर आपको पूछ दिए जाते हैं। जैसे संघर्ष के बारे में दे दिया जाएगा और ये दो तीन टॉपिक दे दिए जाएंगे और एक गलत दे दिया जाएगा टॉपिक, या फिर एक गलत, जैसे ABCD करके 4 क्वेश्चन दे दिया गया और उसमें 3 सही डाल दिया और एक गलत डाल दिया। और फिर वहाँ से हमें चूज करना होता है कि कौन कौन सही है, कौन कौन गलत है। तो अक्सर बच्चे यहाँ पे जाके और गलत कर बैठते हैं।
पहला है संघर्ष, एक तनाव की स्थिति है। दूसरा है इसमें दो या दो से अधिक इच्छाएं एक साथ उत्पन्न होती है। तीसरा है ये इच्छाएं एक दूसरे के विरोधी होती है, अतः ये दोनों इच्छाओं की तृप्ति एक ही साथ असंभव है। इसे एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे। एक युवती अपने बूढ़े एवं बीमार पिता की सेवा करती है। इसी बीच उसे डॉक्टर से प्रेम हो जाता है, और प्रेम होता है क्योंकि आज के जीवन में राधा और कृष्ण का तो समय चल नहीं रहा। आज का जीवन जो प्रेम है, इसका अर्थ संभोग ही निकाला जाता है। रियलिटी भी यही है। तो इसी बीच उसे उस डॉक्टर से प्रेम हो जाता है जो उसकी पिता की सेवा करता है या फिर इलाज करता है। अब उसमें इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि वह डॉक्टर के साथ चली जाए और अपनी काम वासना की तृप्ति करे। उसी समय उसे दूसरी इच्छा भी उत्पन्न होती है कि उसे अपने बूढ़े एवं बीमार पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसे उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि उसके अतिरिक्त उनकी सेवा करने के लिए दूसरा कोई अन्य नहीं है। और फिर माता पिता की सेवा करना तो संतान का फर्ज भी होता है। इस प्रकार युवती दो विरोधी इच्छाओं के चुंगल में फंस जाती है। एक ओर उस पर काम वासना का भूत सवार है और दूसरी ओर पैतृक कर्तव्य उसके दामन को पकड़े हुए है। फलता हुआ क्या करे क्या ना करे स्थिति जो पैदा उत्पन्न हो जाती है, और इसी अवस्था को संघर्ष या द्वंद्व की स्थिति कहा जाता है। संघर्ष के आधार और कारण क्या है, ये भी जान लेते हैं हम। फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को संघर्ष का आधार माना है। उनके अनुसार मूल प्रवृत्तियों का तात्पर्य जो है मनोशक्ति है, और ये जन्मजात होती है। इस प्रकार फ्रायड ने मूल प्रवृत्ति का व्यवहार बहुत ही व्यापक अर्थ में किया है और बताया है कि व्यक्ति की सभी रचनात्मक एवं विध्वंसात्मक जो क्रियाओं का आधार यही मूल प्रवृत्तियां हैं। फ्रायड के अनुसार दो मूल प्रवृत्तियां होती हैं। पहला है जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को प्यार मूल प्रवृत्ति भी कहा जाता है, यानी लव इंस्टिंक्ट भी कहा जाता है। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को घृणा मूल प्रवृत्ति यानी हेट इंस्टिंक्ट कहा जाता है। ये दोनों मूल प्रवृत्तियां विरोधी स्वरूप की है। व्यक्ति सभी रचनात्मक क्रियाओं का आधार जो है व्यक्ति की सभी रचनात्मक क्रियाओं का आधार जो है ये जीवन मूल प्रवृत्ति है। जीवन मूल प्रवृत्ति के उस अंश को व्यक्ति के काम संबंधी क्रियाओं को करने के लिए बाध्य करता है। लिबिडो या जो है इसको काम शक्ति कहा जाता है। इसके विपरीत विध्वंसक क्रियाओं का आधार मूल मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। इसी कारण व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए बाध्य होता है तथा उससे अपने से या फिर दूसरे से घृणा हो जाता है। विरोधी स्वरूप का के होते हुए भी सामान्य व्यक्ति में वे दोनों मिलजुल कर काम करती है, इसलिए तो सामान्य व्यक्ति में संतुलन रहता है। इसी को फ्रायड ने के शब्दों में द्वैध विकृति कहा जाता है। अब इसका कारण, अब यह प्रश्न है कि ये मूल प्रवृत्तियां जो है संघर्ष का आधार कैसे बनती है, बेस कैसे बनती है। क्योंकि कोई भी चीज़ है बिना उसके आधार बने संभव नहीं। कोई भी चीज़ अच्छा हो रहा है उसका भी एक आधार होगा, कोई भी चीज़ बुरा हो रहा है उसका भी एक आधार होगा जहाँ से वो शुरू होगा। शुरू क्यों हुआ इसको जान लेना ही आधार को जान लेना कहलाता है। ईड और अचेतन अनैतिक एवं अतार्किक होता है। ईड जो है ये अचेतन होता है, अनैतिक होता है और अतार्किक होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि ईड क्या है। ईड अचेतन है, ईड अनैतिक है, ईड अतार्किक है और ईड तार्किक है। इन चारों में से आपको एक का उत्तर देना है। तो ईड जो है ये अचेत भी होता है, अतार्किक भी होता है और अनैतिक भी होता है, क्योंकि उसे करना है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं है कि समाज उसे क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। इसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है। प्यार या घृणा रचनात्मकता या विध्वंसात्मक कार्यों
के द्वारा यह केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करके सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ईड के ठीक विपरीत मन का एक ऐसा भाग है जो आदर्शों की जननी है और इसे सुपर ईगो कहा जाता है। अतः इस ईड इच्छाओं की तृप्ति में रुकावट पैदा करता है। ऐसे हालत में संघर्ष का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। उपयुक्त उदाहरण में डॉक्टर के साथ भागकर अपने काम वासना की तृप्ति करो, यह ईड की पुकार है, और अपने पिता की सेवा कर पैतृक कर्तव्य को पूरा करो, ये सुपर ईगो की पुकार होती है। अतः विरोधी प्रेरक शक्तियाँ का एक साथ मनुष्य में उत्पन्न होना ही संघर्ष का कारण हो जाता है। सामाजिक एवं या वातावरण संबंधी बाधाएं भी मानसिक संघर्ष का मुख्य कारण होती है। प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति की आकांक्षा की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा आ जाती है तो उसमें संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। जैसे यदि कोई ऊंची जाति का युवक हरिजन युवती से प्रेम कर लेता है, या फिर छोटी जाति का युवक किसी बड़े जाति की युवती से प्रेम कर लेता है, किसी लड़की से प्रेम कर लेता है और उसके साथ वो जीना चाहता है। इस चीज को समझिएगा, संघर्ष। परंतु सामाजिक आदर्श और नियम, परंपरा एवं प्रथा आदि उसे शादी करने से रोकते हैं। तो इसमें मानसिक संघर्ष का उत्पन्न होना स्वाभाविक होता ही है और मानसिक संघर्ष उत्पन्न हो ही जाता है अक्सर। व्यक्तिगत दोष भी मानसिक संघर्ष का मुख्य कारण है। किसी प्रकार के शारीरिक दोष के कारण व्यक्ति में हीन भावना आ जाती है। वो अपने समाज के अन्य लोग से खुद को ही वो हीन समझने लगता है। परंतु वास्तव में बात यह है कि शारीरिक दोष अपने आप में उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है जितना उस दोष के प्रति सामाजिक प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण रहती है। जब समाज के लोग उसके दोष के प्रति घृणा प्रकट करते हैं तो वो मानसिक तनाव का अनुभव उत्पन्न करने लगता है और उसे मानसिक संघर्ष का शिकार होना पड़ता है। इसके बाद संघर्ष के प्रकार, संघर्ष कितने टाइप्स के होते हैं ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन ये भी आएगा, संघर्ष के प्रकार कितने हैं, या फिर संघर्ष कितने तरह का होता है, इसको जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला है अभिगम, अभिमन, अभिगम संघर्ष, यानी अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। इसमें दो इच्छाएं होती है और व्यक्ति के दोनों ही इच्छाएं अपनी ओर आकृष्ट करती हैं, क्योंकि ये दोनों इच्छाएं समान रूप से बलवती होती हैं। इसलिए व्यक्ति दोनों को स्वीकार करता है पर पूरा करना चाहता है। संघर्ष इस कारण उत्पन्न होता है कि दोनों इच्छाएं एक साथ पूरी नहीं की जा सकती। यदि एक को पूरा किया जाए तो दूसरी असंतृप्त रह जाएगी, यानी उसकी तृप्ति नहीं होगी। इस प्रकार का संघर्ष विपथगामी होता है, क्योंकि व्यक्ति एक ही समय में दो विपरीत स्वरूप की पूर्ति करना चाहता है। एक नॉर्मली उदाहरण देखा जाए तो एक व्यक्ति दुकान पे गया और उसे पैंट भी पसंद आ गया और शर्ट भी पसंद आ गया, यानी जींस और शर्ट भी पसंद आ गया, परंतु उसके पास खरीदने के लिए केवल एक ही चीज़ के पैसे। तो संघर्ष तो उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। दूसरा है परिहार संघर्ष, यानी अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसमें व्यक्ति के सामने दो उद्देश्य उत्पन्न हो जाते हैं और व्यक्ति दोनों से ही बचना चाहता है, परंतु परिस्थिति से बाध्य होकर उसे दोनों में से एक को चुनना पड़ता है। उसके अपनाने में कम नुकसान होता है, व्यक्ति उसे ही अपना लेता है और दूसरे को छोड़ देता है। जैसे एक व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है और कामचोर भी कहलाना नहीं चाहता, ठीक इसी प्रकार एक छात्र मेहनत से पढ़ना नहीं चाहता है और परीक्षा में भी फेल होना नहीं चाहता। संघर्ष, जो इस तरह के संघर्ष होते हैं ये बहुत ही भयानक होते हैं। व्यक्ति ऐसे संघर्ष से छुटकारा पाने के लिए कभी कभी बीमार भी पड़ जाता है। यदि उद्देश्य आकर्षक नहीं है तो व्यक्ति संघर्ष से छुटकारा पाने के लिए उसमें से एक को पूरा कर देता है और संघर्ष से बच जाता है। तीसरा है अभिगम परिहार संघर्ष, यानी अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इस प्रकार के संघर्ष में व्यक्ति के सामने एक ही उद्देश्य होता है जिसकी वह पूर्ति करना चाहता है और उसी समय उससे दूर भी भागना चाहता है। इस तरह व्यक्ति में विरोधात्मक भाव उत्पन्न
हो जाता है व्यक्ति की उद्देश्य की पूर्ति करना या फिर छोड़ना। जैसे एक व्यक्ति नई कार देखकर उसे खरीदना चाहता है, उसका मूल्य सुनकर वो खरीद भी नहीं सकता है। हाँ, यदि मूल्य में कमी कर दी जाए तो वो उसे खरीद भी सकता है और संघर्ष से छुटकारा भी पा सकता है। एक खिलाड़ी फुटबॉल भी खेलना चाहता है और चोट से भी बचना चाहता है। तो इस प्रकार के संघर्ष में भी विरोधात्मक भाव पाया जाता है। इसके बाद है मनोरचनाएं अथवा प्रतिरक्षा मनोरचनाएं, यानी मेंटल मैकेनिज्म और डिफेंस मैकेनिज्म। तो मनोरचनाएं और प्रतिरक्षा, यानी जब चीज़ें पूरी ना हो पाए, जो चीज़ हम चाहें वो पूरी ना हो पाए, तो मन में मनोरचनाएं उत्पन्न होती है। जैसे हमने अब बचपन से सुना है, एक लोमड़ी जिसे अंगूर पसंद आ गया था, परंतु वो उसे तोड़ नहीं पाई थी क्योंकि अंगूर काफ़ी ऊंचे थे। अंगूर के जो बेर थे या फिर जो लत्ते थे वो काफ़ी ऊंचे थे, जिसके चलते वो तोड़ने, तो उसने मन में मनोरचनाएं बनाई कि अंगूर खट्टे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि वो उसे तोड़ भी नहीं पाई। तो मन में एक मनोरचना हो गया, तो उसे पाने की चाहत उसने छोड़ दी। मनोरचनाएं ऐसी विधियां होती है जिनके द्वारा मानसिक संघर्ष का समाधान होता है। ब्राउन ने मनोरचना की परिभाषा देते हुए कहा है, जिस चेतन या अचेतन मानसिक प्रक्रिया के द्वारा आंतरिक संघर्षों का निराकरण अथवा न्यूनीकरण होता है, उन्हें मनोरचना कहते हैं। लेकिन इस परिभाषा से यह नहीं पता चलता है कि मानसिक संघर्ष का समाधान मनोरचना के द्वारा कैसे होता है। इसमें सुधार करते हुए मैकडॉवेल ने कहा है कि मनोरचनाएं वे प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा क्षुब्ध प्रवृत्तियां अप्रत्यक्ष रूप से समाज द्वारा मान्य तरीकों से अपनी संतुष्टि प्राप्त करती हैं। यदि ध्यान दे तो स्पष्ट होगा कि इस परिभाषा में भी थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम देखें और ध्यान में रख के और परिभाषा देना चाहें तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी, मनोरचना वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ईड, ईगो तथा सुपर ईगो के बीच चेतन या अचेतन स्तर पर उत्पन्न संघर्ष लाभप्रद एवं समाज द्वारा मान्य तरीकों से दूर किया जाता है। और ये जो परिभाषा है, ये भारतीय परिभाषा है। यदि इस परिभाषा का विश्लेषण करें तो 3-4 बातें जो है वो निकल के आती हैं। पहला, मनोरचना एक मानसिक प्रक्रिया है। मनोरचना एक मानसिक प्रक्रिया होती है। दूसरा, इसके द्वारा ईड, ईगो तथा सुपर ईगो के बीच उत्पन्न संघर्ष का समाधान किया जाता है। तीसरा, यह संघर्ष चेतन या अचेतन दोनों स्तरों का होता है, अतः मनोरचनाएं चेतन भी होती हैं और अचेतन भी होती है। और चौथा, जिन तरीकों से संघर्ष दूर होता है वे लाभप्रद एवं सामाजिक होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो हम एक उदाहरण ले सकते हैं। एक युवक जब अपनी प्रेमिका से विवाह कर अपनी काम वासना की संतुष्टि नहीं कर पाता है तो उसमें उत्पन्न संघर्ष को कविता लिखकर दूर करता है और उसकी इस कृति को समाज आदर की नज़रों से भी देखता है। संघर्ष को इस प्रकार दूर करने की जो मनोरचना है, इसको उदात्तीकरण यानी सब्लिमेशन कहा जाता है। इस प्रकार अन्य मनोरचनाएं भी चेतन को धोखा देकर और अचेतन इच्छाओं की तृप्ति करके संघर्षों को भी दूर किया जा सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मनोरचना का उद्देश्य जो है, जिस समायोजन को प्राप्त करना है। दूसरे शब्दों में, मनोरचनाएं व्यक्ति को इस योग्य बना देती हैं कि वह वातावरण में समायोजन कर सके। इसलिए मैकडॉवेल ने कहा है कि जैविक दृष्टि से मनोरचनाएं व्यक्ति को अपने वातावरण से समायोजन स्थापित करने में मदद करती है। इसका मनोरचनाएं की कुछ जो है वर्गीकरण भी किया गया है कुछ इसके। और जो मनोरचनाएं हैं ये मुख्य रूप से 2 प्रकार होती हैं, और पहला है मुख्य और दूसरा है गौण। सही। और मेजर मैकेनिज्म और माइनर मैकेनिज्म के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो और ये चीज़ें
बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाए। मुख्य मनोरचनाओं का जो तात्पर्य है, ऐसी मनोरचनाओं से हैं जो स्वतंत्र रूप से मानसिक संघर्षों को या तो दूर कर देती है या उसकी तीव्रता को कम कर देती है। इसके विपरीत विपरीत जो है गौण संरचनाएं, मनोसंरचनाएं संघर्ष के समाधान में मुख्य मनोरचनाओं को सहायता पहुंचाती है और उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वे स्वयं संघर्ष को दूर कर सके। तो अगर किसी चीज़ का सपोर्ट मिले तो ये दूर तो कर देती हैं। फिर भी इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न नहीं कहा जा सकता। कभी कभी तो गौण संरचनाएं ही मुख्य मनोरचना का कार्य करती है। अतः यह कहना उचित तो नहीं होगा कि दोनों संरचनाएं एक दूसरे से पूरक है। तो आइए और सबसे पहले हम मुख्य संरचनाओं को देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम गौण संरचनाओं को देखेंगे और इनके कुछ कुछ टाइप्स भी हैं, उनको हम देख लेते हैं। मुख्य संरचनाओं के कई प्रकार हैं और आइए और उनका हम चूंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके से वर्णन कर लें ताकि बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। पहला है दमन, यानी इसको रिप्रेशन कहा जाता है। दमन एक मुख्य मनोरचना है। यह अन्य मुख्य मनोरचनाओं से भिन्न इसलिए है कि इसके द्वारा चेतन संघर्ष का समाधान होता है। जब अन्य मनोरचनाओं के द्वारा अचेतन संघर्ष को दूर किया जाता है तो व्यक्ति की जो इच्छाएं अनैतिक, असामाजिक या दुखद होती हैं, चेतना उनकी संतुष्टि नहीं होने देती है। फलतः चेतन मन में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। इस संघर्ष से बचने के लिए उन दुखद इच्छाओं का दमन अचेतन मन में हो जाता है। फलतः व्यक्ति उन इच्छाओं को भूल जाता है। यह क्रिया चेतन रूप से होती है, इसलिए व्यक्ति को इसका ज्ञान नहीं होता है। अतः यदि हम दमन की परिभाषा देना चाहें तो कह सकते हैं दमन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुखद एवं कष्टकर इच्छाएं या विचार स्वतः मन के अचेतन भाग में दमित हो जाती है। तो अगर इस परिभाषा का विश्लेषण किया जाए तो कहा जा सकता है दमन एक मानसिक प्रक्रिया है, इसके द्वारा चेतन एवं मन के संघर्ष का समाधान होता है। अतः यह अन्य मनोरचनाओं से भिन्न है। दूसरा, इसके द्वारा दुखद एवं कष्टकर इच्छाओं को अचेतन मन में दमित कर लिया जाता है। तीसरा, दमन एक क्रिया, दमन की जो क्रिया है ये स्वतः होती है, इसको अलग से नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के मन में अपनी भाभी के प्रति काम वासना उत्पन्न हुई, परंतु अनैतिक होने के कारण चेतन ने कभी भी उसको स्वीकार नहीं किया। फलतः संघर्ष पैदा हो गया। अतः उसके काम भाव का दमन जो है चेतन मन में हो गया और इस प्रकार उसका जो संघर्ष चेतन मन से समाप्त हो गया। तो दमन जो है, दमन की क्रिया क्या है, अवरोध क्रिया से थोड़ी बहुत भिन्न होती है। दमन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी दुखद अनुभूतियों या अनैतिक एवं असामाजिक इच्छाओं को चेतन में ही रोक देता है। उन अनुभूतियों या इच्छाओं की चेतना तो व्यक्ति में रहती है, लेकिन वह उनके अनुकूल कार्य नहीं करता है। उसकी यह क्रिया चेतन एवं उद्देश्य पूर्ण होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दमन की क्रिया दलन एवं अवरोधन दोनों क्रियाओं से भिन्न है। दमन का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रेशन, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। असामान्य मनोविज्ञान में दमन का जो स्थान है ये काफी महत्वपूर्ण है। मन में दमित जो इच्छाएं हैं सक्रिय रूप से अपनी संतुष्टि चाहती हैं और चेतन में प्रकट होने के लिए सदा प्रयत्नशील रहती है, परंतु प्रतिबंधक के भय से वे ऐसा नहीं कर पाती हैं। ऐसी हालात में इच्छाएं अपनी संतुष्टि छद्म रूप में कर लेती हैं। इस प्रकार एक और व्यक्ति का संघर्ष दूर हो जाता है और दूसरी ओर सामाजिक प्रतिबंधक भी उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं डालता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दमन अनैतिक या असामाजिक इच्छाओं को अचेतन मन में दमित करके व्यक्ति को चेतन संघर्ष से बचा लेता है और दमित इच्छाओं की संतुष्टि परोक्ष रूप से करके व्यक्ति को अचेतन संघर्ष से मुक्त करता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दमन को दो रूपों में परिभाषित किया और पहला है पूर्ण दमन और दूसरा है अपूर्ण दमन।
यदि इच्छाएं सदा के लिए अचेतन मन में दमित हो जाती है तो ऐसे दमन को पूर्ण दमन कहा जाता है। ऐसी इच्छाएं सक्रिय नहीं होती हैं, ये बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाती है। लेकिन अपूर्ण दमन के द्वारा जो है दमित इच्छाएं अचेतन मन में सक्रिय रहती हैं तथा अपनी जो संतुष्टि के लिए सदा प्रयत्नशील रहती हैं। दमन का जो प्रभाव है ये कुछ हमारे व्यवहारों पर भी पड़ता है। तो आइए और देखते हैं। पहला है मानसिक विकृतियां यानी मेंटल डिसऑर्डर पे भी पड़ता है। जब इच्छाएं बहुत ही अधिक अनैतिक एवं असामाजिक होती है तो उनका दमन अचेतन मन में हो जाता है, क्योंकि उन इच्छाओं की संतुष्टि प्रतिबंधक के भय से चेतन रूप में होना असंभव है। अचेतन मन में इच्छाएं जो है सक्रिय होती हैं तथा अपनी संतुष्टि चाहती हैं, लेकिन प्रतिबंधक के कारण चेतन में नहीं आ पाती। फलतः व्यक्ति संघर्ष का अनुभव करने लगता है। जीवित रहने के लिए संघर्ष का दूर होना आवश्यक है। अतः इन इच्छाओं की संतुष्टि परोक्ष रूप से विभिन्न मानसिक विकृतियों के द्वारा हो जाती है। अतः विभिन्न प्रकार की मानसिक तथा शारीरिक लक्षण दमित इच्छाओं के ही परिवर्तित रूप है। दमन के अभाव में इन लक्षणों का निर्माण भी संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में चिंता विकृतियों जैसे उन्माद, चिंता उन्माद, एंजाइटी हिस्ट्रिया जिसको बोलते हैं, बाध्यताएं जिसको ओबेशंस बोलते हैं इत्यादि, और मनोविकृतियाँ जैसे मनोविदलता जिसको हम सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, स्थिर व्यामोह जिसको हम पारानोइया बोलते हैं इत्यादि दमित इच्छाओं का ही रूप होती हैं। दूसरा है स्वप्न। स्वप्न का निर्माण में भी दमन का बहुत ज़्यादा हाथ रहता है। कुछ इच्छाएं एवं विचार अनैतिक एवं असामाजिक होते हैं तो उनकी तीव्रता कम होती है। ऐसी इच्छाएं अथवा विचार जब दमित हो जाते हैं तो उनका अभिव्यक्ति स्वप्न के रूप में होती है, क्योंकि निद्रा अवस्था में प्रतिबंधक निर्बल हो जाता है, फिर भी उसका जो भय होता है वो बना रहता है। इसलिए इच्छाएं अपना रूप छोड़कर छद्म रूप में प्रकट होती हैं। यही कारण है कि कुछ स्वप्न बिल्कुल विचित्र एवं निरर्थक मालूम पड़ते हैं, किंतु विश्लेषण करने पर उनकी सार्थकता जो है ये स्पष्ट हो जाती है। तीसरा है दैनिक जीवन की मनोवृत्तियाँ। इसमें जो है मुख्य रूप से दैनिक जीवन की मनोवृत्तियाँ भी होती है जो दमन की देन है। इनके कारण हम विभिन्न प्रकार की दैनिक विकृतियाँ होती है। जब साधारण कोटि की इच्छाओं की तृप्ति प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पाती है तो उनका दमन जो है अचेतन में हो जाता है। जैसे बोलने की भूलें होती है, लिखने की भूलें, पहचानने की भूलें, इनके उदाहरण। इसके बाद आ जाता है हमारा कन्वर्जन यानी रूपांतर। पहला हमने दमन पढ़ा है और दूसरा हो गया मनोरचना में रूपांतर यानी कन्वर्जन। रूपांतर एक मुख्य मनोरचना है। इसके द्वारा मानसिक संघर्ष का समाधान शारीरिक रोग के लक्षणों में होता है, किंतु यह अचेतन के रूप में होता है, इसीलिए व्यक्ति को इसका ज्ञान नहीं होता है। ब्राउन ने इसकी परिभाषा दी है। रूपांतर वह मनोरचना है जिसके द्वारा कुंठित एवं दमित मूल प्रवृत्तियों की शक्तियाँ शारीरिक रोगों के क्रियात्मक लक्षणों में परिवर्तित हो जाती है। और इस परिभाषा को अगर विश्लेषण किया जाए तो हम पाते हैं कि रूपांतर जो है एक मुख्य मनोरचना है। दूसरा, इसके द्वारा दमित मूल प्रवृत्तियों की संतुष्टि होती है। मूल प्रवृत्तियों के संतुष्ट होने पर मानसिक संघर्ष दूर हो जाता है। तीसरा, इन संघर्षों की संतुष्टि शारीरिक लक्षणों में होती है, अर्थात दमित इच्छाओं का रूपांतर शारीरिक रोगों में हो जाता है, जिससे इच्छाएं संतुष्ट होती हैं और संघर्ष दूर हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है एक युवती की जांघ में संवेदन शून्यता थी। उसकी एक शिकायत थी। डॉक्टरों ने बताया कि स्नायु में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं। मनोविश्लेषण से पता चला कि उसका कारण मनोवैज्ञानिक था। उसकी जान की संवेदन शून्यता उसके अचेतन मन से दमित इच्छाओं का शारीरिक लक्षण में रूपांतर था। वास्तव में उस युवती को जो था एक डॉक्टर से प्रेम हो गया था जो उसके बीमार पिता की इलाज करता था और काम वासना में वह
काम वासना ने उसके मन में जगह ले ली थी, लेकिन उसी समय उसके मन में दोष भाव उत्पन्न हुआ कि उसका पिता दम तोड़ रहा है और वो अपनी काम वासना की संतुष्टि चाहती है। इस दोष भाव के कारण उसका मानसिक संघर्ष उत्पन्न हुआ और वह संघर्ष उस समय और भी तीव्र हो गया जब उसकी जांघ उसी डॉक्टर से छू गई और उसने लैंगिक अस्फुरण का अनुभव किया। चिंता और घबराहट ने उसे जकड़ लिया। तब उसने संकल्प किया कि अब ऐसा नहीं होगा। उसने यह सोचा कि उसकी जांघ संवेदन शून्य होती तो लैंगिक स्फुरण का अनुभव नहीं कर पाती। फलतः उसकी यह इच्छा उन्माद शून्यता में रूपांतरित हो गई। ये सभी क्रियाएं अचेतन रूप में हो, इसीलिए इसका ज्ञान जब तो था ये उस युवती को नहीं हुआ था। कभी कभी रूपांतर क्रिया चेतन के रूप में भी होती है, अर्थात व्यक्ति का चेतन इच्छा का रूपांतर शारीरिक लक्षणों में हो जाता है। उसका ज्ञान उस व्यक्ति को रहता है। उदाहरण के लिए एक दिन एक किरानी के ऑफिस में जांच होने वाली थी। उस दिन वह ऑफिस जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे ऑफिस के पैसे को उसने क्या किया था, व्यक्तिगत कार्यों में खर्च कर दिया था। जिस दिन ऑफिस में जांच होने वाली थी उस दिन सवेरे से किरानी साहब को बुखार लगा और उस दिन वह ऑफिस जाने से बच गया। स्पष्ट है कि ऑफिस न जाने की इच्छा का रूपांतर रूप बुखार हुआ। इसके बाद आ जाता है हमारा उदात्तीकरण, जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। उदात्तीकरण भी एक महत्वपूर्ण मनोरचना होती है। इसे हम जो है मुख्य मनोरचना की श्रेणी में रखते हैं। मानसिक संघर्ष का समाधान में इसका मुख्य स्थान है। इस मनोरचना में व्यक्ति जो है रचनात्मक कार्य द्वारा अपनी दमित इच्छाओं की संतुष्टि करता है। कुछ मूल प्रवृत्तियां अनुकूल वातावरण नहीं मिलने के कारण परितुष्ट नहीं हो पाती। फलतः उनका दमन अचेतन मन में हो जाता है। फिशर ने कहा है 1965 ईस्वी में उन्होंने एक परिभाषा दी, काम शक्ति की प्रवृत्तियों या प्रेरकों का नैतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विषयों की और पुनः निर्देशन की क्रिया को उदात्तीकरण कहते हैं। और मैकडूगल ने कहा है उदात्तीकरण वह मनोरचना है जिससे समाज में स्वीकृत उद्देश्य के प्रतिस्थापन के द्वारा मूल प्रवृत्ति की कुंठाओं का समाधान होता है। अगर इसका विश्लेषण भी किया जाए तो कुछ बातें निकल के आती है। पहला है उदात्तीकरण एक मुख्य मनोरचना है। अभी हमने मुख्य मनोरचनाओं में क्या क्या पढ़ा? पहला दमन था, दूसरा हमने पढ़ा था रूपांतर और तीसरा पढ़ रहे हैं हम उदात्तीकरण। दूसरा है इसके द्वारा कुंठित मूल प्रवृत्तियों का प्रतिस्थापन हो जाता है। तीसरा है जिन क्रियाओं के द्वारा उसका प्रतिस्थापन होता है वे सामाजिक होती है। उदात्तीकरण के अनेक उदाहरण हमारे जीवन में मिलती हैं। व्यक्ति जब अपनी दमित मूल उपन्यास आदि की जो है मूल प्रवृत्तियों की तृप्ति जो है ये रचनात्मक कार्य के द्वारा करता है तो समाज उसको अच्छा समझता है। इसके लिए व्यक्ति को पुरस्कार भी मिलता है। जब कभी अपनी काम में वृत्ति की तृप्ति नहीं कर पाता तो उसका दमन हो जाता है और फिर कविता लिखकर उस दमित काम शक्ति की जो है काम वृत्ति की तृप्ति अचेतन रूप से कर लेता है। इस प्रकार एक ओर तो संघर्ष का समाधान हो जाता है और दूसरी ओर समाज इस रचनात्मक कार्य को आदर की दृष्टि से भी देखता है। कि शायर ने कहा है नाजुकी उन लबों की क्या कही जाए, या फिर नाजुकी उन लबों की क्या कही है, पंखुड़ी एक गुलाब की सी। तो और भी जैसे आपको मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियाँ मिलेंगी। और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने उदात्तीकरण की परिभाषा दी है और अपने ऊपर ही अपनी मनोवृत्तियों के ऊपर ही लिखकर उनकी परिभाषा दी है। या फिर आज के समय में कुमार विश्वास की कविताओं को आपने देखा होगा। वो भी कई बार इन चीज़ों को कहते हैं कि अपने जो मन में छुपी बातों को हम कविता के द्वारा निकालते हैं। गंभीरता से विचार करने पर पता चलता है कि रूपांतर की
तरह उदात्तीकरण के द्वारा भी संघर्ष का समाधान परोक्ष रूप से होता है। फिर भी दोनों में बड़ा अंतर है। पहला अंतर यह है कि रूपांतर में सामाजिक मानसिक संघर्षों का समाधान व्यक्ति रोगों के लक्षणों में होता है और उदात्तीकरण में संघर्ष का समाधान रचनात्मक क्रिया में होता है। दूसरा अंतर यह है कि शारीरिक लक्षण उस व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है तथा समाज को उससे लाभ नहीं होता है। इसके विपरीत रचनात्मक कार्य से व्यक्ति में कोई हानि नहीं पहुंचती है और समाज के लिए लाभप्रद भी होता है। तीसरा अंतर यह है कि प्रायः औसत व्यक्ति अपने संघर्ष को दूर करने के लिए रूपांतर की सहायता लेते हैं और प्रतिभाशाली व्यक्ति उदात्तीकरण के द्वारा अपने संघर्ष का समाधान कर लेते हैं। तो इन समाधानों को करने या ना करने के जो तौर तरीके हैं, ये सब ने अलग अलग तरीक़ों से सीखा है। चौथा नंबर है युक्ताभ्यास। युक्ताभ्यास जो है ये मानसिक संघर्ष का समाधान प्रत्यक्ष रूप से भी होता है युक्ताभ्यास के द्वारा, जिसको हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। इस दृष्टिकोण से रूपांतर, उदात्तीकरण इत्यादि मनोरचनाओं से भिन्न। कभी व्यक्ति के मन में ऐसी इच्छाएं या मूल प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है जो समाज, ईगो अथवा प्रतिबंधक को अमान्य होती है। ऐसे हालात में व्यक्ति मानसिक संघर्ष का अनुभव करता है। उस संघर्ष से बचने के लिए वह तर्क एवं विवेक के आधार पर अपने विचार एवं व्यवहार की व्याख्या करने लगता है। इससे एक ओर तो उसके संघर्ष का समाधान हो जाता है और दूसरी ओर समाज, ईगो अथवा प्रतिबंधक भी इसे स्वीकार कर लेता है। इस मनोरचना को युक्ताभ्यास भी कहा जाता है। सरासन ने 2010 में इसकी परिभाषा को इस प्रकार दिया है। युक्ताभ्यास वह मनोरचना है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार के लिए समाज के द्वारा स्वीकृत तर्कपूर्ण कारणों को प्रस्तुत करता है। यद्यपि वे युक्ति युक्त होते हैं, फिर भी वे व्यवहार के वास्तविक कारण या प्रेरक नहीं होते। युक्ताभ्यास के दो जो हैं ये पहलू होते हैं। पहला है सावर ग्रेप्स टाइप और दूसरा है स्वीट लेमन टाइप। स्वीट लेमन और सावर ग्रेप्स। एक व्यक्ति अपने संघर्ष को दूर करने के लिए उस वस्तु को कलंकित करता है जिसकी वह प्राप्ति नहीं कर पाता, जिसके द्वारा उसे निराशा होती है। व्यक्ति को कलंकित करते समय वह तार्किक एवं युक्ति संगत आधारों का मदद लेता है। जैसे एक लोमड़ी ने एक वृक्ष पर लटकते हुए अंगूर के गुच्छे को देखा। उसके मुंह में पानी भर आया। अंगूर पाने के लिए वह भरसक प्रयास किया, लेकिन अंगूर नहीं मिल सका क्योंकि अंगूर के गुच्छे अधिक ऊंचाई पर थे। इससे लोमड़ी के मन में निराशा उत्पन्न हुई। इस निराशा से बचने के लिए उसने अंगूर को कलंकित किया और कहा कि अंगूर खट्टे होते हैं। इसी प्रकार परीक्षा में भी असफल होने पर परीक्षक को ही हम गाली दे देते हैं। घूस नहीं मिलने पर घूसखोरी की निंदा करना, शिक्षित पत्नी नहीं मिलने पर शिक्षित लड़कियों की आलोचना करना इत्यादि इसके उदाहरण होते हैं। दूसरा है स्वीट लेमन टाइप, यानी इसमें जो है व्यक्ति संघर्ष को दूर करने के लिए अपनी तुच्छ वस्तु को अधिक बहुमूल्य सिद्ध करने का प्रयास करता है। ऐसे में थोड़ी देर के लिए उसे संतोष हो जाता है। इस प्रकार वह संघर्ष का समाधान कर लेता है। जैसे अपनी झोपड़ी दूसरों के मैलों से अच्छी है, या फिर अपनी सूखी रोटी दूसरे के हलवा से अधिक स्वादिष्ट है, जबकि रियलिटी कुछ और होता है। इसके बाद आ गया हमारा प्रतिगमन, जिसको हम रिग्रेशन बोलते हैं। व्यक्ति मूलतः सुख के नियम से प्रभावित होता है। वह सदा अपनी इच्छा की तृप्ति के लिए आनंद प्राप्त करना चाहता है, किंतु व्यक्तिगत असमर्थता अथवा सांसारिक कठिनाइयों के कारण वह अपनी इच्छाओं की तृप्ति नहीं कर पाता। फलतः उसके मन में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। इस संघर्ष से बचने के लिए वह अचेतन रूप से अपनी सामाजिक अवस्था में लौट जाता है और बच्चों की तरह व्यवहार करने लग जाता है। इस मनोरचना को प्रतिगमन कहते हैं। परीक्षा में असफल होने पर व्यक्ति का फूट फूट कर रोना आदि इसी मनोरचना के परिचायक हैं। मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिगमन की परिभाषा कई प्रकार से दी है।
मॉर्गन ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि जीवन की समस्या के समाधान के लिए बाल्यावस्था में निपटने की प्रवृत्ति प्रतिगमन है। इस प्रकार फिस्टर का बाल्यावस्था में पलटने की प्रवृत्ति प्रतिगमन है। इसी प्रकार प्रतिगमन बाल्यावस्था की पुनरावृत्ति है, जिसे शैशव अवस्था की कल्पनाओं, भावों एवं लालसाओं का प्रतिनिधित्व होता है, या बाल्यावस्था के व्यवहारों का नवीनीकरण होता है। तो इसके आधार पे प्रतिगमन की जो है विशेषताएं वो भी हो सकती हैं, और ये उन विशेषताओं को हम देख लेते हैं। ईगो प्रतिगमन यानी ईगो रिग्रेशन। ईगो प्रतिगमन द्वारा व्यक्ति ऐसी वस्तुओं से सुख प्राप्त करने लग जाता है जिनसे प्रायः बच्चे आनंद लूटा करते हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन के युद्ध में पराजित हो जाता है और कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाता है, तो उसके ईगो को आघात पहुंचती है और वह मानसिक संघर्ष का शिकार हो जाता है। इस संघर्ष से बचने के लिए वह अपनी बाल्यावस्था की ओर मुड़ जाता है और उन प्राथमिक क्रियाओं की शरण लेता है जो आसान और सुखद होती है। यदि कोई युवक बच्ची की तरह गुल्ली डंडा खेलने का अनुभव में ही सुख अनुभव करने लगता है, तो उसे हम ईगो प्रतिगमन कहते हैं। दूसरा है काम शक्ति प्रतिगमन यानी लिबिडो रिग्रेशन, इसको कहा जाता है। यह वास्तव में प्रतिगमन का वह पहलू है जिसे व्यक्ति अपने प्राथमिक निर्गमन के द्वारा अपने काम यानी सेक्स मूल संबंधी प्रवृत्तियों की संतुष्टि करके अपने संघर्ष का समाधान करता है। जब व्यक्ति अपने प्रेम का प्रदर्शन अपने प्रेम मात्र पर करने में समर्थ नहीं हो पाता है, तो वह बच्चों की तरह अपने प्रेम का प्रदर्शन खिलौनों आदि पर करने लग जाता है। इसके बाद है प्रतिक्रिया निर्माण। कभी कभी व्यक्ति अपने मानसिक संघर्षों से बचने के लिए अज्ञात रूप से अचेतन में दमित इच्छा के विपरीत इच्छा की शरण लेता है। जब वह किसी से को प्यार करने में असफल नहीं हो पाता, तो उसे घृणा करने लग जाता है। इसी अचेतन मानसिक क्रिया को प्रतिक्रिया निर्माण कहते हैं। लेकिन पेज ने एक परिभाषा दिया 1974 ईस्वी में, और उनके अनुसार प्रतिक्रिया निर्माण वह मनोरचना है जिसके द्वारा अवांछनीय गुण विपरीत गुण के द्वारा दबा दिया जाता है। इस परिभाषा की जो है मुख्य बातें ये हो सकती हैं। पहला, प्रतिक्रिया निर्माण एक मुख्य मनोरचना है। दूसरा, इसकी क्रिया प्रत्यक्ष किंतु अचेतन रूप में होती है। तीसरा, इसके अवांछनीय गुण अपने विपरीत गुण के द्वारा दबा दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम मान सकते हैं स्नायु विकृतियों अर्थात चिंता विकृति से ग्रस्त एक महिला को सदा यह भय लगा रहता था कि लोग उसका सतीत्व भ्रष्ट करना चाहते हैं। रात को वह कभी कभी चिल्ला उठती है, अरे कोई बचाओ, कोई मेरे बिछावन पर बैठा है, वह देखो दरवाजे पर कोई खड़ा है, वह मेरे सतीत्व को लूटना चाहता है, आदि आदि कई तरह के जो है वो बातें किया करते थे। लेकिन मनोविश्लेषण से पता चला है कि वो वास्तव में चाहते थे कि लोग उससे प्रेम करें, और उसकी यह इच्छा चेतना में आने के लिए संघर्ष करती थी। लेकिन सुपर ईगो अथवा प्रतिबंधक के कारण वह अपनी दमित इच्छा का प्रतिकूल व्यवहार करती थी, ताकि दमन इच्छाएं प्रबल हो जाएं और दमित इच्छाएं जो है ये चेतना में नहीं आ सके। इस प्रकार वो अपने संघर्ष को दूर कर लेती थी, लेकिन उसका मन ज्ञान उसे नहीं होता था, क्योंकि ये सभी क्रियाएं अचेतन रूप से होती थी। ऐसे उदाहरण और भी मिलते हैं। स्त्रियों में इस मनोरचना का व्यवहार विशेष रूप से देखा जाता है, क्योंकि कोई स्त्री में पुरुष की अपेक्षा सुपर ईगो अधिक प्रबल होता है। यदि कोई युवक किसी स्त्री को चुस्त पोशाक में सजे धजे देखकर उसकी ओर नज़र डालता है, तो वह युवती समझती है कि युवक प्रेम करना चाहता है। फलतः वह भी युवक से प्रभावित हो जाती है, परंतु सुपर ईगो के कारण वह प्रेम का प्रदर्शन न करके घृणा का प्रदर्शन करने लगती है, अर्थात युवक को बुरा भला कहने लगती है। इसलिए तो कहा जाता है कि घृणा प्रेम की पहली कड़ी होती है। इसके बाद गौण मनोरचना है। हमने मुख्य मनोरचनाओं में 6 तरीके का पढ़ा, जिसमें प्रतिक्रिया निर्माण पढ़ा, प्रतिगमन पढ़ा, युक्ताभ्यास पढ़ा
और उदात्तीकरण पढ़ा, रूपांतर पढ़ा और दमन पढ़ा। तो गौण जो मनोरचनाएं हैं इसके भी कुछ प्रकार हैं, आइए और उनको देख लेते हैं। पहला है स्थानांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन। यह गौण मनोरचना है लेकिन जीवन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने मानसिक संघर्ष से बचने के लिए प्रायः इन मनोरचनाओं का व्यवहार करते हैं। जब हम एक वस्तु या व्यक्ति के बदले दूसरी वस्तु या व्यक्ति से प्रेम या घृणा करने लगते हैं तो इस क्रिया को स्थानांतरण कहा जाता है। ब्राउन ने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है: स्थानांतरण वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति का प्रेम भाव किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु से हटकर किसी दूसरे वस्तु पर चला जाता है। इसकी परिभाषा निम्न तरह से विशेषता है। पहला है स्थानांतरण एक मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा, इसमें व्यक्ति का प्रेम भाव एक व्यक्ति या वस्तु से हटकर दूसरे वस्तु पर चला जाता है। उदाहरण के लिए, मजनू को लैला से प्रेम था परंतु वह प्रेम को पाने में सफल ना हो सका, तब वह लैला के कुत्ते से प्रेम करने लगा, अर्थात उसका जो प्रेम है लैला से हटकर उसके कुत्ते के प्यार पर चला गया। इसी प्रकार अपने पति से मार खाने पर पत्नी का अपने बच्चों को पीटना आदि भी जो है इसी मनोरचना का यानी जो स्थानांतरण का है ये मिलता है। दूसरा है आत्मीकरण। आत्मीकरण वह मनोरचना है, ब्राउन ने इसकी परिभाषा दी है कि आत्मीकरण वह मनोरचना है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने ईगो अथवा व्यक्तित्व को दूसरे के व्यक्तित्व के सांचे में ढालने का प्रयास करता है अथवा दूसरे के व्यक्तित्व को अपना व्यक्तित्व समझने लगता है। आत्मीकरण के चलते ही बच्चे अपने माता पिता, शिक्षक अथवा किसी अभिनेता के रहन सहन, वेशभूषा अथवा बोलचाल का अनुकरण करने लगते हैं। इस प्रकार माता पिता का अपने बच्चों के सुख में सुख अनुभव करना तथा दुख से दुख अनुभव करना आत्मीकरण का ही उदाहरण हो जाता है। इसके बाद प्रक्षेपण, जिसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। प्रक्षेपण की जो क्रिया है चेतन तथा अचेतन दोनों स्तरों पर होती है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने दोष भाव को किसी बाहरी विषय अथवा व्यक्ति पर आरोपित करके उसके मन का संघर्ष दूर कर लेता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रक्षेपण वह मनोरचना है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने ईगो के प्रतिकूल गुणों को वातावरण के किसी दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु पर आरोपित करके अपने संघर्ष का समाधान कर लेता है। पेज ने इस मनोरचना की परिभाषा दी है: अपनी प्रवृत्तियों तथा अपने गुणों को दूसरे पर आरोपित करना या देखना प्रक्षेपण कहलाता है। जैसे चरित्रहीन पति का अपनी पत्नी में चारित्रिक दोष देखना, स्वयं चोर होने पर दूसरों को चोर समझना, अविवाहित माता का अपने बच्चों को दोगला कहना आदि जो है ये सारे उदाहरण जो है प्रक्षेपण के उदाहरण हैं। और तुलसीदास जी ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन्हें देखी तैसी। इसके बाद अंतःक्षेपण आता है। एच.सी. मिलर ने अपने शब्दों में परिभाषा दी है और उन्होंने कहा है कि वास्तव में गुणों को अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित करने की प्रवृत्ति को अंतःक्षेपण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम सभी इस मनोरचना का व्यवहार अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जब हमारे व्यक्तित्व में किसी गुण का अभाव रहता है तो निराशा उत्पन्न होती है। इस निराशा से बचने के लिए हम गुण सूर्य को अपने संपर्क के किसी व्यक्ति में देखने का प्रयास करते हैं। उस गुण को वह अपने व्यक्तित्व का अंग मान लेता है। इस प्रकार उसकी निराशा दूर हो जाती है। यह तो हम सभी जानते हैं कि माता पिता अपने संतान की प्रशंसा स्वयं करते हैं तथा दूसरों से भी सुनना चाहते हैं। ऐसा क्योंकि केवल इसलिए क्योंकि वे अपने संतान के गुणों को अपना ही गुण समझते हैं तथा अपने संतान की प्रशंसा को अपनी प्रशंसा मानते हैं। फ्रायड ने बतलाया कि मनोविदलता के इस मनोरचना का विशेष हाथ रहता है मनोविदलता में। और आगे चल के हम मनोविदलता को भी एक चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे और मनोविदलता भी कई तरह के होते हैं, इसके बारे में भी हमें पढ़ने को मिलेगा। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गुणों को
अपने व्यक्तित्व का अंग समझने लगता है, इसीलिए वह अपने आप को एक महान नेता, वैज्ञानिक या दार्शनिक समझने लग जाता है। रोगी जो है ये ऐसा जानबूझ के नहीं करता है, वो अचेतन मन, यह प्रक्रिया उसके अचेतन मन से होती है, इसलिए उसको इस चीज़ की अनुभूति नहीं होती है। इसके बाद विस्थापन, यानी जिसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। विस्थापन एक महत्वपूर्ण मनोरचना है, इसके द्वारा व्यक्ति की अचेतन इच्छा किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु से हटकर किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंधित हो जाती है। अतः पेज के अनुसार, पेज ने 1974 में इसकी परिभाषा दी कि विस्थापन वह मनोरचना है जिसके द्वारा किसी विचार या वस्तु से मौलिक रूप से संबंधित संवेग या किसी अन्य तटस्थ या असंगत विचार या वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है। उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं कि जब कोई बंदया जब किसी बच्चे से प्रेम करने लगती है तो विस्थापन का उदाहरण मिलता है। वस्तुतः उसका प्रेम जो उस बच्चे की ओर होना चाहिए था, उसका विस्थापन बच्चे के अभाव में दूसरे बच्चों की ओर हो जाता है। स्वप्न में इस मनोरचना का मुख्य स्थान होता है। एक लड़के ने स्वप्न देखा कि उसके चाचा की मृत्यु हो गई है। हालांकि वह चाचा उसका जो है वो पहले ही मर चुका था, लेकिन वास्तव में अपने पिता की मृत्यु देखना चाहता था। लेकिन यह जो इच्छा थी यह अनैतिक थी, इसलिए उसका विस्थापन पिता से चाचा की ओर हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा संघर्ष और प्रतिरक्षा मनोरचनाएं। यह हमारा चैप्टर था और ये ख़त्म हो चुका है और करीब करीब 50 से 55 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में ज़रूर आया होगा और इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। चैनल में आगे आप जुड़े रहिए और धीरे धीरे और भी कई सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।